हम इसके अंदर बताए थे ना प्रोग्राम्स थोड़ा बहुत कि हमने हेडर फाइल्स लगानी है, हमने जो भी डाटा एंटर करवाना है, इनपुट करवाना है, आउटपुट करवाना है, तो वो सारा सी प्लस प्लस के अंदर हम कैसे लिखते हैं, बेसिक कोडिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये टर्बो सी होता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, टर्बो सी के नाम से होता है। टी सी ये बेसिक सॉफ्टवेयर है जो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो हमने ये बिन फ़ोल्डर जब आप इसको डाउनलोड करते हैं टर्बो सी के नाम से, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा शेयर, अगर हो सका तो ड्राइव के ऊपर रख के शेयर कर दूँगी। फुल ट्राई है मेरी ये, नहीं तो आप नेट से जो है वो टर्बो सी के नाम से डाउनलोड करें और उसको अपनी सी लोकल डिस्क सी के अंदर रख दें, या फिर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करने आते ही होंगे तो आप लोगों को। तो हमने इसकी जो फ़ोल्डर है बिन के अंदर जाना है, मैं दोबारा बता देती हूँ, ये मैं सी के अंदर हूँ, ठीक है, लोकल डिस्क सी के अंदर हूँ। टी सी के नाम से ये आपका फ़ोल्डर बन जाता है। उसके अंदर आपने बिन फ़ोल्डर के अंदर जाना है। बिन फ़ोल्डर के अंदर ये होती है आपकी टी सी की फ़ाइल, ठीक है। ये आपकी जो एप्लीकेशन के नाम से है, या इसके साथ ओपन होगी या ये इसके साथ ओपन होगी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ये TC7 है। इससे क्या होगा, वो आपकी GUI इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं इसके ऊपर डबल टैप किया है। जी बेटा, ये आप लोगों की जो स्क्रीन है वो शो हो गई होगी आप लोगों के साथ। ये सारा उसके ऊपर मेन्यू बार है। फ़ाइल, न्यू फ़ाइल है, न्यू फ़ाइल जनरेट करनी है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, न्यू फ़ाइल के ऊपर क्लिक किया है। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली कोडिंग करनी है अपनी। इसी फ़ाइल की टैब के ऊपर मैं फर्दर क्लिक कर रही हूँ। ओपन का ऑप्शन होता है, ओपन होता है ना, हमने पहले से बनाई हुई होती हैं फ़ाइल्स कि वो हमने कहाँ पे सेव की हैं, तो वो आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तो कोई फ़ाइल नहीं बनाई, इसलिए यहाँ पे कोई फ़ाइल शो भी नहीं होगी। तो ये जो आपकी फ़ाइल है उसके बारे में बता दिया मैंने। ओपन सेव करनी हो तो हम सेव के ऊपर सिंपल प्रेस भी करके सेव कर सकते हैं। सेव एज़ करना हो, सेव ऑल करना हो, मतलब सर्च या फाइंड करना, कोई कीवर्ड फाइंड आउट करना है, उसको रिप्लेस करना है, तो ये वन बाय वन चीज़ें जो है वो आती जाएंगी, देखते जाएंगे। रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब प्रोग्राम एक्चुअली सबसे पहले हमने ना कंपाइल करना होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ओवरव्यू जब मैं दे रही थी आप लोगों को लेक्चर का, तो मैंने बताया था हम सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है जी। कंपाइलर ने कंपाइल करना होता है। कंपाइल का क्या मतलब होता है, एक साथ सारा प्रोग्राम चेक होना एज अ होल। सोर्स कोड आप जो यहाँ पे लिखोगे वो सोर्स कोड होता है, और उसको हमने कंपाइल करना है। तो एज अ होल क्या करता है, उसमें जो भी एरर्स होंगे या कंप्लीट ओके होगा आपका प्रोग्राम, आपको शो हो जाएगा। फिर देन आफ्टर कंपाइलिंग, ये कंपाइल की शॉर्टकट की है यहाँ पे Alt F9, ठीक है जी। नहीं यहाँ पे Alt F9, फिर उसके बाद ये जो रन हमने रन करना होता है प्रोग्राम, हमारी आउटपुट हमने देखनी है, तो उसकी ये की है कंट्रोल F9, ठीक है। Alt F9 कंपाइल के लिए है और रन के लिए कंट्रोल F9 है। फिर उसके बाद कोई भी डीबग वगैरह, ये इसकी भी टाइप्स हम देखेंगे। डीबगिंग के प्रोसीजर होते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 मैंने आप लोगों को उसमें करवाया नहीं, लेकिन डीबगिंग की टाइप्स होती हैं। बग क्या होता है, एरर होता है, ठीक है। डीबग क्या होता है, उसको रीन्यू करना, मतलब उसको परफेक्ट बनाना, बग फ्री करना। इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये विंडो शॉर्ट है, तो स्मॉल है, आपको क्लियर ना पता चल रहा हो इसमें।
इसी फ्लॉज और एरर्स की वजह से ना इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ नहीं करते। अच्छा जी, ये मैंने एक न्यू फाइल जनरेट की है, ठीक है। अब न्यू फाइल में मैं प्रोग्राम लिखने लगी हूँ, जो मैं आप लोगों को बेसिकली चीज़ें बता रही थी कि हेडर फाइल मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये देखिए जी, मैं यहाँ पे शिफ्ट और 3 के ऊपर जो हैश होता है उसको लाने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी और 3 का बटन प्रेस करूँगी, तो यहाँ पे हैश आ गया। ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इंक्लूड आपके ये रिज़र्व कीवर्ड्स हैं। फिर उसके बाद आपकी एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होगी। ये एंगल ब्रैकेट है आपकी, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड वाली एंगल ब्रैकेट है और राइट साइड वाली भी आनी है, और हमने प्रोग्राम इसके दरमियान में लिखना है। इसके दरमियान में क्या चीज़ आनी है? आपकी हेडर फाइल आनी है, iostream.h, ठीक है। ये लाजमी हमने लिखनी है, इसके बगैर आपके C++ का प्रोग्राम आप जो भी लिखेंगे ना, इनपुट आउटपुट, वो नहीं चलेंगी। सो आयो का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। जितनी भी इनपुट और आउटपुट लिखेंगे वो इसी की वजह से ही आपको डिस्प्ले होंगी। फिर उसके बाद होती हैं आपकी बेसिक दूसरी वाली हैश इंक्लूड करो, एंगल ब्रैकेट हो गई स्टार्ट, ठीक है, एंगल ब्रैकेट एंड। ये शिफ्ट के साथ ही एंगल ब्रैकेट्स आ रही हैं, ठीक है। कॉनियो मतलब कॉनियो आपकी कन्फिग जो भी है, conio.h कन्फिग्रेशन जितनी भी हम करते हैं इनपुट आउटपुट की, वो इसकी वजह से आती हैं। 1 बाय 1 बताती जाती हूँ कि क्या चीज़ इसने शो करवानी है और क्या चीज़ iostream ने करवानी है। ओके, अब ये हमारी हेडर फाइल्स हमने अटैच कर दी, ये बेसिकली आनी ही आनी है। और उसके बाद आपकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है। वो मैंने आपको बताया था, वॉइड का मतलब होता है ज़ीरो। वॉइड एक्चुअली यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं शो करता, ठीक है। वॉइड लिखो या ना लिखो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इस प्रोग्राम में C++ में लिखना तो हमें लिखनी ही पड़नी है। वॉइड मेन, ये आपकी आई स्मॉल ब्रेसेस, ठीक है। ये आपकी क्या है? स्मॉल ब्रेसेस हैं। ये मैं इसीलिए कहती हूँ कि स्टूडेंट्स ना एक साथ ज्वाइन हुआ करें प्लीज़। देखो, अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है C++ में, अगर एक बार विंडोज़ छोटी कर दी जाए ना तो फिर वो स्मॉल ही रहती है। तो कोई नहीं, आप उसके ऊपर प्रोग्राम लिख रही थी, उसी के ऊपर ही लिखना है मैंने। होप सो क्लियर होगी, स्क्रीन नज़र आ ही रही होगी। ओके, अब मैंने आपको बताया था वॉइड में लिख लिया, बॉडी स्टार्ट होगी। अब इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसिस क्लोज, ठीक है जी। स्टार्ट और क्लोज ये दोनों हमने लगानी है लाजमी। साथ साथ काम कर लेने से ये होता है कि आप लोगों को एंड पे कोई एरर फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाते हो, ठीक है, एंड पे आप भूल जाते हो। तो साथ साथ काम करने का यही फ़ायदा होता है कि हम कोई भी चीज़ स्किप करें तो बाद में एरर्स आएँ, तो फिर हमें ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है इस चीज़ से। अब ये आपकी एक फुल बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने एक्चुअली यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखना है। ये हमारी बॉडी ऑफ द मेन प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने C++ की स्टेटमेंट्स लिखनी है। ये याद रखिएगा, हेडर फाइल्स के एंड पे कोई टर्मिनेटर, कोई भी सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है। अब मैं कल वेरिएबल की बात कर रही थी, ठीक है, वेरिएबल की बात कर रही थी, हमने वेरिएबल जनरेट करना। तो वेरिएबल से पहले मैंने डाटा टाइप्स बताई। तो आपके जो डाटा होता है, डाटा की टाइप्स होती हैं। अब इंटीजर भी होता है, फ्लोट भी होता है, डेसिमल भी होता है, करैक्टर भी होता है। तो जिस तरह का डाटा हमने शो करवाना है, उसी चीज़ से रेलिवेंट हमें अपना जो डाटा टाइप है वो वेरिएबल बनाना है। तो मैं सबसे पहले लिख रही हूँ इंटीजर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंट, ये मेरी डाटा टाइप है, रिजर्व वर्ड है, ठीक है। मैं खुद से नहीं लिख रही, ये मेरा कीवर्ड है।
लेकिन इसके बाद इंटीजर के बाद जो चीज़ हमने लिखनी होती है वो हमारा वेरिएबल होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने वैल्यू को क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ n के नाम से, नंबर, ठीक है, मैंने इसको स्मॉल वेरिएबल लिख दिया। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, क्या करवाया, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया। अगर मैं कहती हूँ कि मैं वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो मुझे अब दोबारा इंट लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करवा ली है। इक्वल लिख रही हूँ, उसके अंदर 10 वैल्यू रखवा रही हूँ, ठीक है, मैंने उसके अंदर क्या वैल्यू रखवा दी है, 10 वैल्यू रखवा दी है। देखो मैंने ये 2 स्टेप्स के अंदर किए हैं। एक तो ये तरीका है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक ये तरीका है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। साथ ही n इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये असाइन भी होगी वैल्यू और वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया, ये तो एक साथ हो गया। यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करवाया, मतलब एक वेरिएबल जनरेट किया, फिर मैंने कहा n इज़ इक्वल टू 10, हाँ जी भाई, इसको जो n है उसको 10 वैल्यू दे दी जाए, असाइन कर दी जाए। और मैंने आपको ये भी बताया है कि इक्वल जो है वो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमने ऑपरेटर्स भी किए हैं, मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, और ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स है, ऑपरेटर्स की हर काइंड आप लोगों को पता होती है। तो ये जो 10 है ये हमने किसको साइन करना है, n को साइन करना है। तो एक ही लाइन में लिख लो ना, जब हमें क्या पड़ी है कि हम 2 लाइन्स में ये प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब ये तो डिक्लेयर हो गया, इसको मुझे शो करवाना है, मुझे प्रिंट शो करवाना चाह रही हूँ मैं। हम लिखते हैं सी आउट, मतलब कि सी की जितनी भी स्टेटमेंट है, आउटपुट, आउट मतलब आउटपुट शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन आपकी लेस देन जो है एंगल ब्रैकेट, ये लेस देन ऑपरेटर आपका इंसर्शन ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। और अब मैं क्या शो करवाना चाह रही हूँ, अच्छा मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए, ठीक है, डबल कोट स्टार्ट किए। मैं अपने प्रोग्राम को बड़ा ना खूबसूरत करके लिखना चाह रही हूँ। हमें क्या पता है n क्या है, तो मैं ये कह रही हूँ n इज़ इंटीजर नंबर एंड वैल्यू ऑफ n, कॉलन डालो, इक्वल डालो, कुछ भी चीज़ डालो, जो डबल कोट्स के अंदर लिख दी जाए ना चीज़, उसने एज इट इज़ प्रिंट होना है, उसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसके डबल कोट्स को बंद नहीं करूँगी, मैंने स्टार्ट तो की, मैंने उसको क्लोज़ नहीं किया, ठीक है, मैंने स्टार्ट की लेकिन क्लोज़ नहीं किया, तो फिर इससे भी एरर्स आएंगे। तो कोई बात नहीं, एरर्स मैं खुद छोड़ूंगी ताकि एरर्स आएँ, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आई है। फिर आपकी क्या आएगी, इंसर्शन ऑपरेटर आएगा। किस चीज़ को शो करवाना है, जो चीज़ हमें शो करवानी होती है ना, अब हमें n शो करवाना है, ठीक है। अब इसमें भी एरर्स आएंगे क्योंकि ये 2 टाइम्स कॉल हुआ है और सेम वेरिएबल कॉल हुआ है। इंसर्शन ऑपरेटर n, स्मॉल n, ठीक है, क्योंकि स्मॉल n है ना, हमने कॉल किया, स्मॉल n वेरिएबल बनाया था। जैसे मैंने ये भी क्लियर किया था आप लोगों को, जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, लेकिन थ्रू आउट द प्रोग्राम जो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया होता है ना डाटा टाइप के साथ, वो वही रहना, वो नहीं चेंज होगा। वैल्यूज़ आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें एरर छोड़ रही हूँ, ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने छोड़ दिया इसके अंदर एरर। अब मैं क्या कर रही हूँ, कंपाइल के ऊपर जा रही हूँ, कंपाइल कर रही हूँ। कितने वो कह रहा है एरर्स है, कोई भी की प्रेस कर लो कीबोर्ड की, मैं ये जो टैब होती है ना उसको प्रेस कर रही हूँ, बड़ी स्पेस बार उसको प्रेस किया, अब वो आपको एरर्स बता रहा है। मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर n, यस, वो कह रहा है मल्टीपल डिक्लेरेशन है, मैंने यहाँ पे भी तो n को वैल्यू दे दी ना, और फिर यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दिया और उसको वैल्यू साइन कर दी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, या तो इस दोनों को रिमूव कर दो, या तो फिर इस एक लाइन को रिमूव कर दो, क्योंकि बात तो दोनों की यही है ना। तो मैं इस वाले को रिमूव कर रही हूँ, ऊपर वाले दोनों को, ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब दूसरा एरर देखो, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। अब ये इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, वो इसलिए यहाँ पे एरर को फाइंड आउट कर रहा है कि ये जो n है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम जनरेट की यहाँ पे
मैंने स्ट्रिंग तो लिखी, एन यहाँ पे एज सच उसको वेरिएबल काउंट कर रहा है। उसने कहा एन तो आपने कहीं बनाया ही नहीं, तो मैंने वाकई कहीं नहीं बनाया, लेकिन मैंने इसकी जो सिंगल कोट्स हैं उसकी जगह छोटी थी कि यहाँ पे डबल कोट्स का एंड भी होना है। अब देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। अभी भी एरर होगा क्योंकि वो मुझे कह रहा है हर स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर लाजमी आता है। तो मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर लगाया नहीं ना लगाया, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा रही हूँ। अब देखते हैं कंपाइल करके। अब वो कोई भी इसमें एरर नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई भी एरर नहीं है। प्रेस कह रहा है कि एनी की प्रेस करो, आपका प्रोग्राम जो है वो फुल फ्लेज ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। अब हमने अपनी एक्चुअली आउटपुट देखनी है। क्यों नहीं शो हुआ, क्या प्रॉब्लम थी इसमें, क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपनी वैल्यू को रिटर्न तो करवाया ही नहीं। आयो स्ट्रीम का काम होता है कि सी आउट सी इन जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर चलेंगी। कॉनियो डॉट एच लगाई है ना, ये किसी वजह से ही लगाई है ना। तो हमने जो भी काम किया होता है ना, उसके करैक्टर को गेट करना है। मुझे एन की वैल्यू को गेट करना है, मुझे शो करवाना है। तो मैं लिखूँगी गेट सी एच स्मॉल, ये ब्रेसेस होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, और इसके बाद पे टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ दोबारा, देखते कोई एरर तो नहीं है। यस, कोई एरर नहीं है। मैं इसको रन कर रही हूँ। हाँ जी भाई, अब आप लोग खुद देख लो ये प्रिंट शो हुआ कि नहीं हुआ। हो गया ना शो। ये क्या कह रहा है, n इज़ इंटीजर नंबर एंड वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 10। अब ये 2 टाइम्स क्यों जनरेट कर रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इतनी बार क्यों जनरेट कर रहा है? लेकिन बेसिक पर्पज़ है कि n की वैल्यू जो 10 है वो शो हो गई, ठीक है। ये होता है आपकी जो C++ के अंदर हम काम करते हैं, वो इस तरह आपका जो है वर्किंग परफॉर्म करता है। ये तो एक सिंपल प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने आयो स्ट्रीम हेडर फाइल्स लगानी है, हमने वॉइड मेन लगाना है, हमने कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करना है। अब आपने देखा कि वहाँ पे स्क्रीन में दोबारा इसको रन करती हूँ ना, तो वो उसी वाली देखो पुरानी वाली भी उसके पास आउटपुट ऊपर शो हो रही है। कितनी वो ख़राब सीक्वेंस है, बार बार आउटपुट शो करवाता जाएगा। मैं फिर इसको एस्केप का बटन प्रेस करना है जब हमने वापस अपने प्रोग्राम के ऊपर जाना, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर ESC वाला बटन है, आपकी लेफ़्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर एस्केप का बटन होता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन हम अपने प्रोग्राम के ऊपर आ जाते हैं। आउटपुट से हम अपने सोर्स कोड फाइल की तरफ आ जाते हैं। तो ये तो बड़ा गंदा लगता है कि फिर मैं रन कर रही हूँ ना, देखना अब चौथी बार शो होगी। ये देखो अब चौथी बार शो हो रही है ना, कितना ऑकवर्ड बिहेवियर लग रहा है। हम तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे कि कौन सी आउटपुट आपकी ट्रू है कौन सी नहीं। तो हमें इसी चीज़ को रिमूव करना है। तो मैंने इसके लिए आपको एक चीज़ बताई थी, हमने प्रोग्राम के स्टार्ट पे या जिधर भी आपका दिल करे लगा ले, लेकिन बॉडी के अंदर ही लगाना है, ठीक है जी। क्लियर स्क्रीन का हमने फंक्शन लगाना है और उसके बाद भी हम टर्मिनेटर डालेंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं, अब आप लोग देख लो पुराना सारा कुछ रिमूव हो गया उसमें से, ठीक है। अब जितनी बार भी मैं प्रोग्राम रन करूँगी ना, ये 1 टाइम ही शो होगा मुझे। फिर मैं एस्केप प्रेस कर रही हूँ वापस अपने प्रोग्राम के ऊपर आने के लिए। अच्छा, ये तो वैल्यू n थी, हमने यूज़र से ली, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली बनाई। मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि रन टाइम पे वैल्यू ऐड करूँ मैं। कैसे करेंगे? अब मैं एक और काम करने लगी हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल जो है वो जनरेट करने लगी हूँ। मैं वेरिएबल्स ले रही हूँ, मैं सम करने लगी हूँ A और A, B। जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल लेते हैं ना, तो हम कोमा डालते जाते हैं उनके दरमियान में। मुझे A इज़ इक्वल टू B को जमा करवाना है। एक तो ये तरीका है, वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दो इक्वल डाल के,
ठीक है, आपकी मर्ज़ी, ऐसे कर दो या सेपरेट कर दो, दोबारा नीचे ला के कर दो, आपकी मर्ज़ी है। ये ऐसे कर लो, ठीक है, इसके एंड पे टर्मिनेटर लाजमी डालना है, फिर ये आपकी मर्ज़ी है। जब बहुत ज़्यादा लार्ज वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना हम एक से ज़्यादा, तो फिर हम अलहदा ही उसको रीन्यू करते हैं, दोबारा ही असाइन करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको सम करना है। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, ये कह रही हूँ सम ऑफ ए प्लस बी, जो एज इट इज़ प्रिंट करवाना है वो एज इट इज़ ही होगा। इंसर्शन ऑपरेटर किसको करवाना है, ए, एक ऑपरेंड ए है और दूसरा बी है, लेकिन क्या करवाना चाह रहे हैं हम, जमा करवाना चाह रहे हैं ना, तो जो समीशन होती है ना, सम करवाते हैं, तो उसके लिए हम प्लस यूज़ करेंगे, देन बी आएगा, फिर उसके बाद टर्मिनेटर आएगा। आप देखते हैं, चेक करें इसमें कोई एरर नहीं है, नहीं है कोई एरर। रन किया, अब आपका प्रोग्राम रन होगा। तो क्या ये ठीक हुआ है? हाँ जी भाई, ये ठीक हुआ है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के साथ मर्ज हो गई है ना, कितनी बुरी लग रही है। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 हो गया ना, आपको शो हो गया a प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 है। एस्केप प्रेस कर रही हूँ, अब मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करने लगी हूँ, इधर शो हो रहा है ना, इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ \n। क्या ये चलेगा? देख लेते हैं इसमें कोई एरर आएगा। तो एरर है ना, ये हमने रॉन्ग यूज़ की है, ये ऐसे यूज़ नहीं होना। यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ कर लें या फिर इसके स्टार्ट पे यूज़ कर लें, क्योंकि हम इसको न्यू लाइन पे लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है, स्मॉल n। तो ये जो \n के साथ स्मॉल n होता है ना, ये आपके एस्केप सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस भी आपको बताए हैं मैंने, डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो आप लोग देख लो, जो इसके स्टार्ट पे n लगाया था ना, उसकी वजह से ये न्यू लाइन के ऊपर शो हो गया आगे। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो यहाँ तक एक बेसिक प्रोग्राम है कि हम खुद वैल्यू दे रहे हैं, खुद वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अभी यूज़र से वैल्यू नहीं ले रहे, मैं इसमें खुद वैल्यू रखवाई हुई है, साइन करवाई हुई है। ये वैल्यूज़ मैं क्या कर रही हूँ, साइन करवा रही हूँ इसको। अब ये तो आपने सिर्फ प्लस परफॉर्म किया है, आप माइनस भी कर सकते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर, मैं इसको शॉर्ट लिख रही हूँ, ठीक है, SUB सब, ठीक है, इसका मतलब है जी सब्ट्रैक्ट ऑफ a माइनस बी इक्वल डालो। इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ पे एज इट इज़ हमने लिखना होता है, a करवाना है किसके साथ, माइनस b के साथ, और आपने टर्मिनेटर लाजमी डालना है। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, तो फिर आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आती जाएगी ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हमने cout यूज़ करना है। अब मुझे ना इनपुट लेनी है, मैं इनपुट लेना चाह रही हूँ, तो मैं एक और वेरिएबल बना रही हूँ इसके साथ में। लाइक मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ z के नाम से, मैंने z के नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसको कोई वैल्यू मैं असाइन नहीं करी, कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं मैं इसके साथ क्या करती हूँ अभी। इसके स्टार्ट पे भी मैं \n लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको भी एज इट इज़ करूँगी तो इसने उसी लाइन के साथ अटैच हो जाना है। तो इसको हम रन कर रहे हैं। अब मैंने z एक वेरिएबल लिया है, एक वेरिएबल बनाया है,
मैं कह रही हूँ मैं यूज़र से वैल्यू लूँ, तो उसके लिए हम सी इन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सी इन यूज़ करते हैं, और इसके साथ हमारा एक्सर्शन ऑपरेटर होता है, इंसर्शन नहीं एक्सर्शन, ठीक है जी, एक्सर्शन ऑपरेटर है ये। इधर मैं सिंपल, इधर कोई स्टेटमेंट नहीं हम लिखते, इधर कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लिखते, ये तो हमने वैल्यू लेनी होती, तो मैं यहाँ पे जी कॉल करी, उसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया। और मैं अब इसकी वैल्यू शो भी तो करवानी है ना, जो भी वैल्यू ले वो मुझे शो करवा दे। वैल्यू ऑफ जी इज़, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी इज़, स्टार्ट पे लगा लो, एंड पे लगा लो, जहाँ पे आपको ज़रूरत है ना नेक्स्ट लाइन पे जाने की, वो आप कर सकते हो। वैल्यू ऑफ जी इज़, फिर उसके बाद हमारा इंसर्शन ऑपरेटर, क्योंकि ये सी आउट है तो इंसर्शन ऑपरेटर है, और कौन से किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू, वो आपको शो हो जाएगी। टर्मिनेटर लगा दे। तो अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखें ये क्या हो रहा है, सम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, वो तो हमें पता चल गया। मैं एंटर कर रही हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो स्टेटमेंट हमारी किधर गई? अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना ये जो C++ टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ही फजूल है, इसी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। हमने डेव C++ के अंदर काम करना है। मैंने बेसिकली आप लोगों को जो आईटी की बुक से पढ़ाया है उसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बहुत करके दिखाई है कि हम एक्चुअली ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब ये काम तो नहीं कर रहा इसका बटन, इसलिए इसको मैं कम ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग डाउनलोड करो, ठीक है, आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ठीक है, इसको कर लो, प्रैक्टिस करो। आप लोगों से यही है कि हमने डेव C++ के ऊपर काम करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर है, हमने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। डेव C++ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है, तो हमने इसको इंस्टॉल करना है, डेव C++, मैं बार बार कह रही हूँ DEV C++, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेव C++ के नाम से हमारा ये सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है प्रोग्राम करने का, ठीक है। इसमें हम जैसे कि .h लिखा था, इधर हमने .h नहीं लिखना, उधर void लिख रहे थे, हमने वहाँ पे void नहीं लिखना है, हमने यहाँ पे int लिखना है। उसमें हमने सी आउट से पहले कुछ नहीं लिखते थे, यहाँ पे हमें सी आउट से पहले std और रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, और रिटर्न वैल्यू गेट करेक्टर से करते थे, यहाँ पे हमें 0 के साथ करवाना है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हमने .h नहीं लगाना, इस जहाँ पे हम void यूज़ करते थे, हमने यहाँ पे इंटीजर यूज़ करना है। std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए हमें ये लाजमी यूज़ करने ही पड़ेंगे। हर किसी बंदे ने, हर किसी आर्किटेक्चर ने अपने हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है, तो हमें उसके सिनेरियो को फुलफ़िल करना है, ठीक है जी। std, ये आपका जो डबल कॉलन है ना, डबल कॉलन, इसको हम रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये इसके स्पेलिंग है RE, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। ये आपका रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, जैसे ये वाला, ये आपका रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कुछ भी आउटपुट शो करवानी है वो हमें स्ट्रिंग के अंदर लिखनी है। न्यू लाइन के लिए यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश के साथ n लिखा हुआ है। अब मुझे ये भी मैं यहाँ पे आउटपुट शो करवा रही हूँ, तो उसकी वैल्यू को रिटर्न करवाना होता है लाजमी, तो हमें रिटर्न 0 करवाना है। इसका मतलब होता है डिस्प्ले योर वैल्यू। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही होगी, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ की है। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश जो होती है, याद करें, आप लोगों को बताया है कि कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कमेंट्स के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। ये बैक स्लैश नहीं है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। बैक स्लैश इसे कहते हैं, ये आपकी बैक स्लैश है जो हम एस्केप सीक्वेंस के साथ यूज़ की है ना, हमने यहाँ पे देखिए बैक स्लैश ये यूज़ की है, लेकिन ये फॉरवर्ड है। डबल फॉरवर्ड स्लैश आपकी कोई भी कमेंट, कोई भी मैसेज को शो करवाने के लिए हम करते हैं। ये तो एक लाइन के लिए, अगर हम मुझे मल्टीपल लाइन के लिए करना है कमेंट, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आपकी फॉरवर्ड स्लैश होती है, उसके साथ हम स्टैरिक डालते हैं, और जहाँ तक आपको कमेंट करना है उसके साथ हम स्टैरिक और क्रॉस कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ। कुछ स्टूडेंट्स
होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछें, कमेंट्स में पूछें, जैसे मर्ज़ी पूछें, आप लोगों के ऊपर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।